हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप आज देख रहे हैं मेरा ये इंपॉर्टेंट मेंस आंसर राइटिंग सेशन, जहां हम GS1 ऑफ HPS मेंस एग्जामिनेशन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को डेलिब्रेट करके देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग स्किल्स अपनी बेटर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है तो कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हम ऑलरेडी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस तरीके से अपने लिखे हुए आंसर्स को और बेटर बना सकते हैं, उन्हें सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। एक 4 मार्कर, एक आपका क्वेश्चन होगा 8 मार्कर और एक क्वेश्चन 20 मार्कर का। और ये तीनों क्वेश्चंस हमारे GS1 का जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इसके अंदर जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 से हम लोग इन क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं। यूनिट 1 का भी जो सब यूनिट 1 है, उस सब यूनिट 1 से हम इन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। मेनली दीस क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया एज वेल एज द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली जो हमारा कॉलोनियल पीरियड रहा है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम आज जो है आंसर करेंगे। हमेशा की तरह जो भी हमारे सेशन चलते हैं इसमें हमारा फोकस कंटेंट के ऊपर 100% नहीं होता है। कंटेंट तो आपको प्रोवाइड मैं कर ही रहा हूं। ये सारा जो PDF है, सारे आंसर्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन इस सेशन में हमारा फोकस क्या होने वाला है कि किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है मेंस के आंसर्स को, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को, और किन चीजों का ध्यान रखना होता है आपको व्हाइल राइटिंग एनी ऑफ दीज आंसर्स, राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा 4 मार्कर क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस आई होप आपने मॉर्निंग में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो शेयर किए गए थे उनको आपने देख लिया होगा, उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट भी करने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत सिंपल पूछा है दैट गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू सिस्टम्स मेंशन्ड इन अशोकास धम्मा। सो अशोका का जो धम्मा है, अशोका का जो धर्म है, जो उस वक्त की जो लैंग्वेज यूज की जा रही है, पाली लैंग्वेज यूज की जा रही है, इसमें धम्म कहा जा रहा है। सो अशोका का धम्मा है, उसके प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू सिस्टम, उसका एक ब्रीफ अकाउंट देना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। 4 मार्क्स में 60 वर्ड्स के अंदर आपको बता देना है अबाउट अशोका धम्मा, राइट। सो हाउ टू स्टार्ट विद दिस आंसर, मैंने आपको पहले भी कहा है GS1 में जो हमारा हिस्ट्री के कंपोनेंट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर के, हेरिटेज के कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा जो जियोग्राफी के भी कंपोनेंट्स आते हैं, इंडियन जियोग्राफी के, जब भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इन 3 कंपोनेंट से आपको आते हैं तब यहां पर यू कैन स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द आंसर। क्योंकि अक्सर ये जो 4 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं काफी फैक्चुअल इन नेचर होंगे, आपसे कोई कॉन्क्रीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मांगी गई होगी, अगर आपने वो इंफॉर्मेशन दे दी है तो आपको 4 में से अच्छे नंबर मिल जाते हैं, 3 नंबर मिल जाते हैं, 3.5 नंबर तक लोगों को मिलते हैं अगर आपने अच्छे से मार्क्स अच्छे से उस क्वेश्चन की सारी डिमांड को मीट कर दिया है। ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन, कोई बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच वहां पर लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो अशोका धम्मा के बारे में यहाँ पर बात हो गई है। क्वेश्चन हमें समझ आ गया है कि एक बार शॉर्ट नोट लिखना है, किसके बारे में लिखना है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं, क्या वो बेसिक टेनेट्स हैं अशोका धम्मा के, और हमें अशोका धम्मा को हम वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का भी आ जाता है तो भी आप किस तरीके से इस आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सीधा बता दिया कि धम्मा है क्या। बेसिकली धम्म की डेफिनेशन दे दी कि इट इज अ सेट ऑफ टीचिंग्स, ठीक है, जो अशोक ने अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस बनवाए, रॉक एडिक्ट्स थे, पिलर एडिक्ट्स थे, वहां पर उसने अपने मैसेजेस लिखवाए, राइट। जो इंस्क्रिप्शंस है उनको लिखवाया, उसमें उन्होंने बोला कि एक सेट ऑफ टीचिंग्स हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक नैरो सेक्टेरियन बिलीफ से परे है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है। इट इज अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें मॉरल होती हैं, क्या इमोरल होती हैं, वो अपनी प्रजा को, अपने सब्जेक्ट्स को बताने का काम अशोका ने इस धम्मा के थ्रू किया है। धम्मा यूनिवर्सल है, ये हर किसी पे लागू होना चाहिए, हर जगह पे लागू होना चाहिए, ऐसा अशोका का मानना है। और वो क्या कहता है, कौन से प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू सिस्टम्स अशोका के धम्मा को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप चाहें, 4 मार्कर आंसर है, यू कैन स्टार्ट हियर आल्सो। आप सम ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू सिस्टम से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो ऊपर मैंने 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है, दिस इंट्रोडक्शन इज देयर आपको ये बताने के लिए कि अगर ये क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा जाता है, या ये 4 मार्क्स की जगह 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 मार्कर क्वेश्चन में किसी पार्ट की तरह पूछा जाता है, तो यू कैन स्टार्ट इन दिस वे आल्सो, राइट। उसके बाद मैंने जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर एक एक करके पॉइंट वाइज नोट डाउन कर दिया। मैंने अहिंसा की बात की, जो धम्म में बात की जाती है। एज वी नो, अशोका उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को जो अपना लिया था, तो उन्होंने जो नॉन वायलेंस और जो बुद्धिज्म के मेन टीचिंग्स हैं, बेसिकली वही टीचिंग्स वो धम्म में प्रोपोगेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो अहिंसा की उन्होंने बात की कि अहिंसा होनी चाहिए, नॉन इंजरी होनी चाहिए, ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर के अंदर होने चाहिए। और इसमें आप अगर एग्जाम्पल देते हैं कि ये धम्मा वाला जो फिलॉसफी है वो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं कि धम्मा के अंदर अहिंसा की फिलॉसफी आती है, तो वो ऐसे आती है कि रॉक एडिक्ट 1, वहां पर उन्होंने बोला है कि एनिमल सैक्रिफाइस पे बैन लग जाएगा,
कहीं भी जहां पर भी अशोका का राजा वहां एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगा, और फेस्टिव गैदरिंग्स में भी हम एनिमल्स की किलिंग को, एनिमल्स के मीट को हम थोड़ा सा डिस्करेज करेंगे। तो हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, फिर बेनेवोलेंस की बात कर रहे हैं, दया की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रॉक एडिक्ट 11 कह रहा है प्रॉपर कर्टेसी रहनी चाहिए स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को, जो आपके नौकर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, दोस्तों के साथ, जो लोग आपकी जान पहचान के रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप अच्छे से व्यवहार करो, जेनरोसिटी से व्यवहार करो। और पिलर 2 एडिक्ट ने भी कहा है कि डिलेमा इज कंसिस्टिंग ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन, परफॉर्मिंग वर्चुअस डीड्स, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, कंपैशन, लिबर्टी, सच बोलो और पवित्र रहो, प्योर रहो। तो ये सारी चीजें उनको मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह बताई गई हैं। नेक्स्ट कम सेकुलरिज्म, किसी एक धर्म को ज्यादा एनकरेज नहीं करता है अशोका। बिल्कुल अशोका बुद्धिज्म धर्म को ऑब्वियसली वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ही डजंट सपोर्ट अदर रिलीजन्स, ही आल्सो सपोर्ट्स अदर बिलीफ्स एंड अदर रिलीजन्स। इसके एग्जांपल्स भी हमें मिलते हैं। सो वो कह रहे हैं कि जनरेशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, एक कंटेंट होना चाहिए अमंग पीपल जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, और उसके बाद ड्यूटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपका क्या कर्तव्य है, जैसे किंग का कर्तव्य है, किंग्स ड्यूटी है कि लोगों की वेलफेयर प्रमोट करो, वेलफेयर स्टेट बनाओ, जो भी अपनी प्रजा है उसका भला करने की कोशिश करना, ये किंग की ड्यूटी है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके अशोका के धम्मा के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पॉइंट्स लिखोगे, उन पॉइंट्स को एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे और एक लाइन में एग्जाम्पल दे दोगे, नहीं तो आप सीधा एग्जाम्पल के थ्रू भी कि रॉक एडिक्ट 1 में ऐसा उन्होंने बोला है, आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इट इज एन 8 मार्क का क्वेश्चन, 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। अगेन मैंने आपको पहले भी कहा है कि वर्ड लिमिट पे हम थोड़ा सा यहाँ पर लिबरल इसलिए रहते हैं बिकॉज आवर ड्यूटी इज टू गिव यू कंटेंट। जब आप वहां पर आंसर लिखोगे एग्जाम के अंदर, वहां पर आप ऑब्वियसली वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे ही। ये सारी चीजें आपको याद तो नहीं रहने वाली है, इसमें से फिल्टर आउट करोगे अपना कंटेंट, एंड आफ्टर फिल्टरिंग आउट कंटेंट यू विल मेक डायग्राम्स, यू विल आल्सो बी यूजिंग एब्रिविएशंस, यू विल बी आल्सो बी यूजिंग द फ्लो चार्ट्स। उनको यूज करके आप अपने आंसर को छोटा बनाओ लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा दो। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन करना है, समझाना है एग्जामिनर को, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, कॉलोनियल इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी यहां पर आपको एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गिविंग द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि देखो ब्रिटिश इंडिया इज अ कॉलोनियल स्टेट। मेरा इंट्रोडक्शन आपके इंट्रोडक्शन से बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इंट्रोडक्शन आपकी जो मेन आंसर बॉडी है, जहां पर इस क्वेश्चन का असली आंसर आपने लिखा है, उस आंसर तक पहुंचाने का काम करता है एग्जामिनर को। सो आफ्टर रीडिंग योर इंट्रोडक्शन एग्जामिनर को पूरा बैकग्राउंड पता चल जाना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पता चल जाना चाहिए कि आप किस तरीके से आगे आंसर को प्रोसीड करने वाले हो। यहां पर आप चाहो तो फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन दे सकते हो कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अक्सर लोगों को जो है पता होगी कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। जो आप एक देश दूसरे देशों के साथ रिलेशन रखता है तो किन चीजों को ध्यान में रख के रिलेशन रखे जाते हैं, वो होती है फॉरेन पॉलिसी। तो ब्रिटिश इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस चीज से डिटरमिन होती है, तो वो मैंने लिख दिया कि देखो वो कॉलोनियल स्टेट है, राइट, और इसीलिए उनका क्या, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो किसी सॉवरेन स्टेट से अलग होती है। सॉवरेन स्टेट मतलब जिसका कोई दूसरे देश का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इंडिया भी सॉवरेन है, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटेन का कंट्रोल है इंडिया के ऊपर। सो जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो ब्रिटेन के इंपीरियल इंटरेस्ट को सूट करती है, ना कि नेटिव इंडियंस के इंटरेस्ट को। ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही पहले बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स बट नॉट टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ नेटिव इंडियंस। क्या एम रहे फॉरेन पॉलिसी के और क्या फैक्टर्स रहे इसको डिटरमिन करने वाले, वो मैंने नेक्स्ट लिखा है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन करना है कंट्री का, राइट। नए कम्युनिकेशन के जो मेजर्स हैं वो लाए गए, टेलीग्राफ, ट्रेन हम लोग लेकर आए, इसलिए लेकर आए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कंसोलिडेट करना चाहती है, पूरे एम्पायर को एक करके रखना चाहती है, उसको कुछ भी अपने एम्पायर का हिस्सा खोना नहीं चाहती है। और इसीलिए अपने बॉर्डर्स के अराउंड, जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, हर जगह उनके क्लैशेस चल रहे हैं। कभी अफगानिस्तान के साथ वॉर होता है, कभी बर्मा के साथ वॉर होता है, कभी तिब्बत के साथ वॉर होता है, कभी वो जो है पर्शिया के साथ वॉर करते हैं। इसलिए वॉर कर रहे हैं ताकि उनका जो ये पूरा एम्पायर है वो लगातार बना रहे। और बफर स्टेट्स बनाने की पॉलिसी है कि बीच में ऐसे कुछ इलाके रहे जहां पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट, कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना रहे। इंडिया के बॉर्डर्स के अराउंड जो भी कंट्रीज हो, जो भी स्टेट्स हो, वो कमजोर रहे ताकि वो इंडिया पे अटैक ना कर सके। देन मेजर एम्स क्या है, प्रोटेक्शन करना है इंडियन एम्पायर का। इंडियन एम्पायर को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। दूसरी यूरोपियन पावर्स जो हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन्स हैं, डच हैं, उनको अभी कंट्रोल में रखना है, उनको भी, उनके साथ भी हमें कंपटीशन करना है, और उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एशिया के अंदर उनको इंडिया के ऊपर इंपैक्ट नहीं होने देना है। और इसीलिए एशिया में, अफ्रीका में जो भी कंट्रीज हैं, जो भी यूरोपियन पावर्स काम कर रही है, उनके साथ भी हमें लगातार लड़ते रहना है, राइट।
कॉमर्शियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली वहां पर इंक्लूड करते हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी है ब्रिटिश इंडिया की कि हमें अपना एम्पायर प्रोटेक्ट करना है हर हाल में, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस कॉलोनी से निकालने हैं, और इस वजह से जो भी दूसरी कॉलोनियल पावर्स हैं, जो भी दूसरी एशियन पावर्स हैं, उनके साथ लगातार लड़ते रहना है ताकि हमारे बॉर्डर जो है वो या तो बढ़ते जाएं, कम ना हो, कोई एरिया हमसे छूटे ना, राइट। Next, the British valued their empire greatly and took far-reaching measures for its defense and of the routes through India. Expenditure of these conflicts was met out of the Indian revenue. इंडियन रेवेन्यू और इंडियन सोल्जर्स के बल पे उन्होंने पूरी अपने वॉर्स को फाइनेंस किया है और वॉर्स को मैन पावर दी है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर लिख दोगे अबाउट दी फॉरेन पॉलिसी विच वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, राइट। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन, ये हो गया हमारी मेन बॉडी का आंसर, और उसके बाद हम अपने इंट्रोडक्शन, जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो दिस इज अ गुड एनफ आंसर फॉर 120 मार्क्स, जो आपको एक अच्छे मार्क्स जो है फेच करके दे सकता है। आप इसको एक अलग लाइन से भी लिख सकते हो, आप फॉरेन पॉलिसी को जब एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप एक अलग अप्रोच रख सकते हो, पॉइंट वाइज अगेन जैसे आप आंसर देना चाहते हैं वो पॉइंट वाइज आप आंसर वहां पर दे सकते हो, और एक एक करके जो ब्रिटेन ने फॉरेन पॉलिसी में डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने जो वॉर स्टार्ट किए हैं दूसरी पावर्स के साथ, वर्ल्ड वॉर्स के अंदर उन्होंने इंडिया को इंडिया की मर्जी के बिना जो लेकर गए, तो ये सारी चीजें भी अगर आप चाहो 120 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर 20 मार्कर। 20 मार्कर क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द ब्रिटिश पॉलिसीज। द ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्टर्ब्ड द ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज आई हैं उन्होंने जो इंडिया के अंदर आदिवासियों का ट्राइबल सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम था, उसको डिस्टर्ब कर दिया है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ऑब्वियसली द ब्रिटिशर्स उन्होंने डिस्टर्ब तो किया है ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम को। अब ये ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम है क्या, क्या चीजें आती है उस ट्रेडिशनल सिस्टम में, और कैसे ब्रिटिशर्स ने उसको डिस्टर्ब किया, ये सारी चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बता दिया कि यस, मेरा मानना भी यही है, द ब्रिटिश पॉलिसीज दे डिस्टर्ब द ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम, और उनका सोशल फैब्रिक भी उन्होंने चेंज करने का काम किया है। एक कॉमन कॉज फॉर रिजेंटमेंट against the imposition of laws by the foreign government was seen as an effort of destroying tribals traditional socio-economic framework, कि जितने भी ट्राइब्स थे, चाहे वो सेंट्रल इंडिया के हों, साउथ इंडिया के हों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हों, या फिर नॉर्थ इंडिया के हों, सबको एक कॉमन रिजेंटमेंट क्या था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, दैट दे आर इम्पोजिंग देयर ओन लॉज, वो अपने तौर तरीके, अपने कानून आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, और ये फॉरेन गवर्नमेंट की इम्पोजिशन है। ऐसा भी नहीं है कि खुद की कोई सरकार है जो लॉज को बदल रही है, लेकिन एक विदेशियों की सरकार आकर के हमारे ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम को चेंज कर रही है, एंड दैट इज व्हाई मेनी ट्राइबल रिवोल्ट्स आल्सो हैपेंड इन द कंट्री, राइट। तो एक एक करके वो जो चेंजेस क्या थे वो आप यहां पर बताएंगे, जैसे कि जमींदार और ठेकेदार को इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बताया कि ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था और ब्रिटिशर्स ने क्या चेंज किया उसमें, कि देखो ट्राइबल लैंड सिस्टम जो था ट्रेडिशनली जो चल रहा था, वहां पर जॉइंट ओनरशिप होती थी, वहां पर कोई जमीन का एक मालिक नहीं होता था, कोई एक परिवार या एक इंडिविजुअल मालिक नहीं होता था। द कम्युनिटी एज अ होल ओन दैट लैंड, पूरा जो विलेज है या विलेज में एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो है वो एक लैंड पार्सल को ओन करते थे, लेकिन और इसके साथ लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, जैसे मैंने बोला कोई भी एक जमीन का कोई एक मालिक नहीं था। और इसके बाद ब्रिटिश आए, उन्होंने लैंड सिस्टम को चेंज किया, उन्होंने बोला कि देखो एक अननोन क्लास, जो अभी तक ट्राइबल्स को पता भी नहीं थी कि ऐसी क्लास होनी चाहिए, उन्होंने जमींदार बना दिए, और ट्राइबल एरियाज में जो लैंड थी उस लैंड को एलोकेट कर दिया कि आज से जो लैंड है वो इस एबीसीडी आदमी के पास रहेगी, और यही आदमी इस लैंड का मालिक होगा, और यही रेवेन्यू कलेक्ट करके हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश जो ट्राइबल्स उनको पसंद नहीं थी। ट्राइबल्स क्योंकि अब क्या बन गए थे, टेनेंट्स बन गए थे, जो जमीन अभी तक वो ओनरशिप में, जॉइंट ओनरशिप में उस पे कुछ खेती कर रहे थे, उस पे कोई भी प्रोडक्शन कर रहे थे, अब वो उसके टेनेंट्स थे, अब वो उस पे किराए पे रेंट देकर वहां पर काम कर रहे थे, राइट। तो ये अगेन उनको पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, ठेकेदार्स को इंट्रोड्यूस किया। ये ठेकेदार क्या कर रहे हैं, कोई भी काम करना है उसके लिए दे आर एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्चुअली द ट्राइबल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्राइबल्स का कोई पावर नहीं है, कोई से नहीं है। तो ये ठेकेदार जमींदार के आने से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आया ट्रेडिशनल सिस्टम में। देन कम्स योर ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ट्रेडर्स, साहूकार जो हैं और जो मनी लेंडर्स हैं, इन्होंने क्या किया है कि मार्केट इकोनॉमी, जो अभी तक ट्राइबल्स के अंदर एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी थी, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ रिलायंस के ऊपर उनका ज्यादा काम था, वहां पर मार्केट इकोनॉमी लेकर आ गए ब्रिटिशर्स। उन्होंने पहले तो क्या किया कि ट्रेडर्स की क्लास इंट्रोड्यूस कर दी, और ये जो ट्राइबल टेनेंट्स थे, टेनेंट्स उनको ऑलरेडी बना दिया, उनको जमीन पे किराएदार बना दिया है। अभी तक जो पैसे वाला कॉन्सेप्ट था, अभी इतना ट्राइबल्स के अंदर इतना ज्यादा नहीं चलता था वो, लेकिन अब क्योंकि वो टेनेंट्स है तो उनको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा अपने जमींदार को। ठेकेदार जो है वो उनको कुछ पैसा देगा, और अगर वो पैसा नहीं दे पाते हैं जमींदार को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको लोन लेने पड़ेंगे मनी लेंडर्स से, उनको लोन लेने पड़ेंगे ट्रेडर से, और ये जो रेंट इन कैश पे करना है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, कीवर्ड सारे होने चाहिए।
the tribal tenants had to pay the rent in cash, and as they did not have cash with them, तो उनको मनी बोरो करनी पड़ती थी मनी लेंडर से. मनी लेंडर्स ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इससे ट्राइबल्स का अगेन एक्सप्लॉइटेशन होगा. फिर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के मींस ले आए हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, कहने को अच्छी चीज है, लेकिन दिस एक्सपोज द ट्राइबल पीपल टू द आउटसाइड वर्ल्ड. अब बाहर के लोगों के लिए अभी तक जो ट्राइबल्स आइसोलेटेड रहते थे, अब वो आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, वो कम्युनिटी से कनेक्शन में आ गए और नए नए आइडियाज, बाहर के जो तौर तरीके हैं वो ट्राइबल्स तक पहुंच रहे हैं. अच्छी आदतें, बुरी आदतें बाहर से ट्राइबल सीख रहे हैं और उनकी जो सेल्फ सफिशिएंट ट्राइबल इकोनॉमी थी अब वो मार्केट इकोनॉमी में और इजीली कन्वर्ट हो गई है. लीगल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए ब्रिटिशर्स. उन्होंने अपने कानून लगाने से चालू कर दिए. जो यहाँ के इंडिजिनस लॉज थे, ट्राइबल्स इन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, कस्टमरी उनका जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट. और नया लीगल सिस्टम जो वो लेकर आए हैं वो ट्राइबल्स को अच्छा नहीं लग रहा है, ट्राइबल्स को सूट नहीं कर रहा है. तो ट्राइबल्स कुड नॉट अफोर्ड टू यूटिलाइज द न्यू लीगल सिस्टम. दे वर नॉट एजुकेटेड, दे डिड नॉट हैव मनी फॉर द फीस ऑफ लॉयर्स. अब वो अदालत में जाकर अपने डिस्प्यूट नहीं समझा सकते और ना ही उनके पास उतनी समझ है, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है नए लॉज की, और ना ही उनके पास पैसा है. सो अगेन दे वर एक्सप्लॉइटेड इन द नेम ऑफ लॉ. उनका जो कस्टमरी ट्राइबल सिस्टम है जस्टिस का, उसको भी अंग्रेज नहीं मानते हैं. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन में हमने सिंपल लिख दिया कि ब्रिटिशर्स bought a host of petty government officials and clerks in the tribal areas. All these classes who were not native to the tribal areas were considered outsiders or decoys. Decoys का मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंडिया में जो नॉन ट्राइबल पीपल ट्राइबल एरियाज में आते थे उनको डीकूज कहा जाता था कि ये हमारे लोग नहीं है, ये आउटसाइडर्स हैं. ये आउटसाइडर्स अक्सर ब्रिटिशर्स भी होते थे, लेकिन इंडियंस भी जो ट्राइबल एरियाज को बिलोंग नहीं करते, ट्राइबल कम्युनिटीज को बिलोंग नहीं करते, वो जाते थे ट्राइबल एरियाज में जॉब करने, तो उनको भी डीकूज कहा जाता था और वो आउटसाइडर्स माने जाते थे. एंड ऑल दीज अबव मेंशन्ड मेजर द चेंजेस इन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द ट्राइबल एरियाज, राइट. सो दिस इज हाउ माय फ्रेंड्स द आंसर आई हैव रिटन फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस. जो फ्रेमवर्क है वो आपको समझ आया है. इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, एंड हाउ योर बॉडी शुड कंटेन ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपके आंसर की बॉडी के अंदर होने चाहिए, राइट. So this is all from my side in this particular session. I hope अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लगातार चालू कर चुके हैं, और अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो कर लीजिए. अभी प्रीलिम्स के अंदर थोड़ा टाइम है, जब तक प्रीलिम्स की डेट नहीं आती वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बेटर कर सकें. तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.